पे बहुत दिन से आप लोगों को चाइना ताइवान का अपडेट नहीं मिल रहा था। आज अपडेट आ गया है। लोग बहुत दिन से रशिया यूक्रेन से बिजी चल रहे थे। उसके बाद इजराइल, ईरान, हमास और लेबनान ये सुर्खियों में रहा। अब थोड़ा सा सुर्खी इजराइल के बाद में निकलकर चाइना ताइवान की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि चाइना ने हाल ही में भारत से नाराजगी व्यक्त की है। किस बात पर नाराजगी व्यक्त की है मोदी जी से? साहब बोले इस बात पर की कि आप लोग ना ताइवान को अपने यहाँ ऑफिस क्यों खोलने दे रहे हैं। बोले क्यों साहब? बोले ताइवान हमारी वन चाइना पॉलिसी के अंदर आता है। आप लोगों ने मुंबई में इनका कल्चरल सेंटर खुलवा दिया, हम इस पर आपसे नाराज हैं। चाइना लॉजेज solemnly रिप्रेजेंटेशन विद इंडिया अर्जिंग इंडिया टू हैंडल चाइना प्रोटेस्ट्स टू इंडिया ओवर ओपनिंग ताइवान ऑफिस इन मुंबई। हाल ही में ताइवान ने अपना एक ऑफिस खोला है इंडिया के अंदर, मुंबई में। अब आप पूछेंगे ताइवान ने खोला है तो इस पे चाइना को क्या दिक्कत है? चाइना ताइवान को अपना ही मानता है, तो वो कहता है ताइवान को अलग से क्यों काम करने दे रहे हैं आप? मैं और ताइवान एक ही तो हैं, फिर ताइवान को आपने अपने यहां पर आना क्यों दिया? तो इंडिया का कहना यह है कि जब आप और वो एक हैं तो ये बताने के लिए आपको क्यों कहना पड़ रहा है कि आप दोनों एक हैं? एक हैं तो फिर एक ही होकर आना चाहिए था। ताइवान हमारे पास अलग से आया, हमने उसका अलग से ऑफिस खोल दिया। हम तो आप ही को मानते हैं कि आप चाइना हो, हम मानते हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना केवल एक ही है, लेकिन आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से ताइवान अपनी अलग पहचान मानता है। हम तो वन चाइना पॉलिसी ही मानते हैं, लेकिन क्या करें साहब, ताइवान हमारे साथ दोस्ती रखता है। उसने ना केवल मुंबई बल्कि चेन्नई और दिल्ली में भी अपने ऑफिस खोल लिए हैं। ऐसे में बताइए हम क्या कर सकते हैं? तो भारत ने ताइवान का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र हाल ही में मुंबई के अंदर खुलवाया है। इस बात के खुलने से एक बात बड़ा सवाल के रूप में बनती है कि ताइवान इंडिया में अपना ऑफिस खोलता है, चाइना नाराज होता है। तो थोड़ा सा जिनको नहीं पता है, हालांकि हमने अपने सेशंस में कईयों बार बताया है कि ताइवान और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट क्या है, चाइना वाले ताइवान को अपना क्यों मानते हैं, ये सारी बातें भी आज के सेशन में कर ही लेंगे। आप अगर मैप देख रहे हो तो चाइना के नॉर्थ ईस्ट में आपको ताइवान लिखा दिखाई दे जाएगा। ये रहा ताइवान, एक आइलैंड है। ये आइलैंड फिलहाल अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम ये हुआ चाइना का ही हिस्सा करता था। इन 1895 ये हिस्सा निकलकर जापान के पास चला गया था। क्यों? क्योंकि जापान ने चाइना को हरा दिया था और वो इस हिस्से को अपने कंट्रोल में ले गया था। तब से ताइवान चाइना से तो बिछड़ गया, लेकिन फिर से ये अपने आप में जापान के अंडर में रहता रहा। वर्ल्ड वॉर सेकंड जब जापान हारने लगा तो ये वाला हिस्सा जापान से आजाद हुआ। वर्ल्ड वॉर के दौर में जब 1938 से 44 के बीच में, 39 से 44 के बीच में, 45 के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस दौरान चाइना के अंदर भी दो प्रकार की थॉट आपस में लड़ रही थी। एक थी राष्ट्रवादियों की और एक थी साम्यवादियों की। राष्ट्रवादी जो लोग थे वो चाइना के साम्यवादियों के द्वारा या तो मार दिए गए या भगा दिए गए। जब जापान हारना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरू हुआ तो ताइवान जापान के हाथ से निकल गया। जैसे ही निकला चाइना के हाथ में ये वापस आ गया। तो 1895 से 1945 के बीच में ये जापान का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही ये लोग वापस गए, जापानी वापस गए, तो चाइना ने इस पर अपना कंट्रोल वापस से स्थापित कर लिया। बहुत पुरातन इतिहास तो इसका चाइना के साथ ही जुड़ा है, लेकिन चाइना ने 1925 से 50 के बीच में अपने यहां पर सिविल वॉर देखा है, यानी आपस के ही लोग लड़ रहे हैं विचारधाराओं के आधार पर। चाइना में मेजॉरिटी में कम्युनिस्ट लोग, साम्यवादी लोग राष्ट्रवादियों से, नेशनलिस्ट लोगों से झगड़ा कर रहे हैं। तो राष्ट्रवादियों की जो पार्टी है वो अपने लिए यहां से लोगों को इकट्ठा करती है और इस आइलैंड पर जाकर बस जाती है। ये आइलैंड ताइवान, जो कि 1945 में ताजा ही आजाद हुआ था जापान से, इस जगह 1949 में जाकर राष्ट्रवादी बस जाते हैं। तो एक प्रकार से साम्यवादियों का तो हो गया चाइना और यहां से निकले हुए राष्ट्रवादियों का हो गया ताइवान। अब आप आकार देख करके भी पता लगा सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से यह आकार में बहुत छोटी जगह है। चूंकि विचारधारात्मक लड़ाई 2500 साल तक अंदर चाइना में चली है, तो ऐसा नहीं है कि आमने सामने आने के बाद दोनों की लड़ाइयां खत्म हो गई होंगी। लड़ाइयां आज भी इनके बीच में जारी हैं, आज भी जारी हैं। लेकिन ताइवान अपने आप को इनसे जोड़कर नहीं देखता, कहता वो भी खुद को चाइना ही है। ये कहते हैं कि हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं, ये कहते हैं कि हम रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं। बड़ा वाला चाइना, जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, दुनिया वालों से कहता है कि दुनिया में एक ही चाइना है। ये चाइना और ये चाइना एक ही हैं।
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से कोई दो देश नहीं है, केवल एक ही देश है जिसका नाम चाइना है, और वो इस ताइवान को भी अपना ही मानता है। लेकिन ये बेचारे हर जगह अपनी पहचान लेकर घूमते हैं कि देखो साहब, अगर हम एक ही होते तो हम अलग से क्यों बसे होते, जरा बताओ। हमने अपनी इकोनॉमी बना रखी है, हमने अपना संविधान बना रखा है, अपनी फोर्स बना रखी है, अपना झंडा, अपनी संसद, अपनी डेमोक्रेसी, हमारे यहां सब कुछ अपना है, लेकिन हम आकार में छोटे हैं। चाइना हमें धमका देता है। अब इनकी इस परेशानी को हम भी समझते हैं, अमेरिका भी समझता है, समझते सब हैं, लेकिन इसके आगे बोलता कोई नहीं। जब चाइना हमसे बात करता है हम तो कहते हैं हाँ हाँ हम भी वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, चाइना तो एक ही है। अमेरिका से जब पूछता है वो भी कहता है मैं भी वन चाइना पॉलिसी मानता हूं, चाइना तो एक ही है। मतलब ताइवान चाइना का ही हिस्सा है, हम तो सभी ये मानते हैं। लेकिन जब ताइवान हमारे साथ जुड़ने की बात करता है तो हम उसे भी मना नहीं करते, हम बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे किसी के घर में बाप बेटे की नहीं बन रही है और पड़ोसी बन करके आप बैठे हो। वो पिताजी से भी बात कर रहे हैं और बेटे से भी बात कर ही ले रहे हैं। पड़ोसी से बात करते समय पिताजी पड़ोसी को कहते हैं कि आप मेरे बेटे से बात नहीं करोगे, हम दोनों एक हैं, हम दोनों में लड़ाई है, आप हमारे फूट का फायदा क्यों उठा रहे हैं। पड़ोसी होने के नाते हम कहते हैं कि अजी भाई साहब, बच्चा आपका ही है, पड़ोसी हमारा भी है, अगर इसे हमारी ज़रूरत है तो बताइए क्या ये हमारा व्यवहार होगा कि हम उसे ऐसे ही छोड़ दें। तो ताइवान के साथ कुछ हम ऐसा ही करते हैं। ताइवान जब हमसे बात करने आता है हम कहते हैं अरे वेलकम है आपका, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई हुई है। ऐसे में ताइवान कहता है सर मैं भी साउथ के लिए साउथ बॉन्ड पॉलिसी लेकर चलता हूं, कृपया करके साथ जुड़कर काम करेंगे। हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल वेलकम है, क्योंकि ताइवान दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाता है। आज आपका मोबाइल फ़ोन हो या कार का डिस्प्ले, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन चले या फ्रिज का एलईडी, ये सब की सब ताइवान के यहाँ से बन के आता है। ऐसे में दुनिया का 66% सेमीकंडक्टर अगर इस देश से बनकर आ रहा है, जो कि देश होने की पहचान चाहता है, तो भाई इससे कौन बिगाड़ना चाहेगा। चाहते सब हैं, साथ कोई नहीं बिठाता। लेकिन हम लोगों ने इसका एक रास्ता निकाल लिया। जनरली जब दो देशों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं, राजनयिक संबंध, कूटनीतिक संबंध स्थापित होते हैं, तो लोग एक दूसरे के यहां पर अपने दूत भेजते हैं। अगर कॉमनवेल्थ देश हैं तो हाई कमीशन भेजते हैं, और अगर कॉमनवेल्थ नहीं है तो हम अपने एम्बेसडर भेजते हैं। ऐसे में अगर हम दोनों को एक दूसरे के साथ दोस्त देश वाला व्यवहार रखना है तो देश के लिए तो हमें यहां पर अपना एम्बेसडर भेजना होगा, तो हम अपना एम्बेसडर यहां भेजते नहीं हैं। अर्थात ऑन पेपर कोई हमसे पूछे कि क्या डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं आप लोगों के, अजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई कूटनीतिक रिश्ते नहीं है हमारे। जैसे ताइवान, हाल ही में कनाडा के केस में आपने देखा, भारत और कनाडा के बीच में जब रिश्ते असामान्य हुए तो सबने अपने अपने दूत वापस भेज दिए कि कूटनीतिक संबंध टूट गए। अभी ताजा अपडेट है, उसने बाकियों से भी कहा है कि सब लोग अपने घर जाओ। ऐसे में ताइवान के केस में हम उसे अगर देश मानते तो अपना कोई राजदूत भेजते यहां पे। तो चाइना जब भी पूछता है हमसे कि आप लोग इसे अपना, मतलब आप लोग इसके साथ कूटनीतिक संबंध रखते हो क्या, भारत कहता है जी नहीं, हमारे यहां तो वियना कन्वेंशन के अनुसार केवल एक ही नियम है और वो ये है कि अगर हम इसे देश मानेंगे या फिर हम इसके साथ कूटनीतिक संबंध रखेंगे तो हम अपना एम्बेसडर भेजेंगे। बताओ हमने एम्बेसडर भेजा क्या। बोले हाँ यार बात तो सही कह रहे हो, एम्बेसडर तो नहीं भेजा। लेकिन हम एम्बेसडर ना भेज के बाकी सब भेज देते हैं। बाकी सब भेज देते हैं से क्या मतलब है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जितने भी हैं विदेशी संबंधों के वो यहां पर भेज देते हैं और इनके लोगों को यहां पर बुला लेते हैं। हमने दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में जिस तरह से हमारे देश में एम्बेसी के साथ साथ कॉन्सुलेट खोल रखे हैं अमेरिका ने, वैसे ही हमने एक तरह से समझो इनके कॉन्सुलेट खुलवा रखे हैं। बस नाम उनका ताइवान इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर रखा हुआ है, TECC करके नाम रखा हुआ है। हम उसको ना तो कॉन्सुलेट बोलते ना एम्बेसी बोलते, हम तो कहते हैं TECC है सर। ताइना वाले अपना आर्थिक और कल्चरल सेंटर हमारे यहां खोल रहे हैं ताकि हमारे देश की सेमीकंडक्टर में मदद कर सकें, क्योंकि वो अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं। तो बताइए अगर ये व्यापार करते हैं हमारे साथ तो क्या बुराई है, हमें भी सेमीकंडक्टर चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली दे रहे हैं। अगर ये सेमीकंडक्टर ना दें तो चाइना वालों आप इन पर रोक लगा के देख लो। चाइना को जब जब ये बात पता चलती है वो इनके चारों तरफ हवाई जहाज घुमा देता है डराने के लिए, इनके चारों तरफ चक्कर काटने लगता है, क्योंकि बड़ी फोर्स है इसके पास, चारों तरफ चक्कर काटने लगता है कि बेटा तुमको कभी भी मार डालेंगे। बेचारों को इतना धमका के रखता है कि ताइवान वाले तो खुद मानना शुरू हो गए कि अगले 5 साल में चाइना
हम पर बड़ा अटैक करेगा। ऐसे में अमेरिका तो आना ही है, क्योंकि दुनिया में कहीं कलेश हो और वहां अमेरिका ना हो, कैसे संभव है। तो बिल्लियों के बीच में झगड़े में बंदर अंकल सैम होते हैं और वो यहां पर आनंद के रूप में हथियार बेचते हैं। ऐसे में चाइना ताइवान को एक कहने वाला अमेरिका जब भी देखता है कि ताइवान किसी और के साथ दोस्ती कर रहा है, चाइना उसे डरा रहा है, तो डर को कीमत में बदलने की कला कोई इनसे सीखे। किनसे? अंकल सैम से। अंकल सैम इनको करते क्या हैं? इनको हथियार बेचते हैं। ट्रंप के काल में तो बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार बेच दिए गए। 10 बिलियन से ज्यादा के हथियार इन्हें ताइवान को अमेरिका ने बेच दिए कि अरे तुम डरो मत, तुम्हारे पास वेपन होना चाहिए। तो भाई साहब इनको खूब वेपन टिकाते हैं अमेरिका के जो भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। और चाइना जब जब पूछता है, कहता है अरे नहीं, हम तो आपको एक ही मानते हैं, लेकिन करें क्या? वो स्वतंत्र व्यापार करता है, हम भी व्यापार कर रहे हैं, तो क्या करें? आप दोनों एक हो जाइए तो हम आप ही से व्यापार करने लग जाएंगे। तो कुल जमा बात इतनी है कि जब दो आपस में लड़ रहे होते हैं तो तीसरा तो फायदा इसका उठाता ही है। अच्छा, हम हालांकि इस नेचर के आदमी थे नहीं, हमको तो इसने उकसाया ऐसा करने के लिए। क्यों उकसाया? क्योंकि चाइना हमारे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में से, जिस पर पाकिस्तान ने नियंत्रण कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से, वहां से सीपैक जब निकाला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब बनाया और यहां से सड़क और रेल यात्रा करवाने की, पाइप डालने की शुरुआत की, हमने कहा यार तुम जब हमारे इंटरनल मैटर पर आकर के डिस्टर्बेंस कर रहे हो तो फिर हम तुम्हें कैसे छोड़ दें।